जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो तब आजकल हम मुख्तार अंसारी, द फेमस क्रिमिनल, द डॉन, उस पर एक सीरीज बना रहे हैं। तो साहब उस मेरी एक वीडियो में एक मित्र ने, एक मेरे व्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि आखिर युवा क्राइम की तरफ इतना ज्यादा आकृष्ट क्यों होते हैं। तो मैं इसका जवाब, फिर मुझे लगा कि यार ये तो ऐसा सवाल है जिसके ऊपर पूरा एक एपिसोड किया जा सकता है कि आखिर आखिर हमारा यूथ, या हमारा नहीं, कहीं का भी यूथ क्राइम की तरफ इतना ज्यादा, क्राइम और क्रिमिनल्स की तरफ इतना ज्यादा आकृष्ट क्यों होता है। अच्छा छोड़िए, क्राइम और क्रिमिनल्स की बात छोड़ देते हैं। मुझे एक बात बताइए, इंडिया में सबसे ज्यादा क्रेज किस चीज का है हमारे समाज में? सरकारी नौकरी का। अच्छा, आखिर सरकारी नौकरी का ही इतना क्रेज क्यों है? मतलब सारा हिंदुस्तान जो है सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, सरकारी नौकरी के लिए जान दिए दे रहा है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी के बारे में एक चीज हमारे दिमाग में बैठा दी गई है कि साहब, जिसकी सरकारी नौकरी लग जाती है वो तो सरकारी दामाद हो जाता है, और उसके बाद कुछ करो चाहे ना करो, बस अगले 35 साल तक आपको मुफ्त की एक तनख्वाह मिलती रहती है। नौकरी, काम करो चाहे ना करो, आपकी नौकरी कहीं जाएगी नहीं। सरकारी नौकरी का ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। जिस दिन इस नौकरी में ये क्लॉज लग जाएगा कि आपको काम न करने की स्थिति में या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी न होने की स्थिति में 1 महीने का नोटिस देके कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, जैसा कि सभी प्राइवेट नौकरियों में होता है। जैसे ही ये क्लॉज सरकारी नौकरी में जुड़ेगा, सारा क्रेज खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा युवा जो है, हमारा समाज जो है, सरकारी नौकरी को अपेक्षाकृत इजी मनी मानता है कि आप कुछ करो चाहे ना करो तो अब आराम रहेगा। पैसे हर महीने की 30 तारीख को एक निश्चित रकम मिल जाएगी। इसलिए सरकारी नौकरी का सबसे ज्यादा क्रेज है। कोई आदमी जो है एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता, कोई आदमी जो है स्किल्ड क्राफ्ट्समैन नहीं बनना चाहता, स्किल्ड वर्कर नहीं बनना चाहता, मेहनत करके ब्लू कॉलर जॉब्स करके ग्रो नहीं करना चाहता, उसको सरकारी नौकरी चाहिए। अच्छा, सरकारी नौकरियों में भी किस नौकरी का क्रेज सबसे ज्यादा है? आईएएस का, है ना? अच्छा, आईएएस का ही क्रेज सबसे ज्यादा क्यों है? मैं बताऊं तब क्यों है। क्योंकि आईएएस के साथ सबसे पहले असीमित स्टेटस, असीमित पावर और हराम का असीमित पैसा कमाने की संभावनाएं जुड़ी होती हैं ना। 1 एकड़ में बंगला मिलता है, सारे पूरे जिले की जो है पब्लिक सलाम करती है, आप सबसे बड़े अफसर होते हैं, आपके हाथ में असीमित पावर होती है जिसका आप जब चाहे जैसे चाहे दुरुपयोग कर सकते हैं। समाज में बहुत बड़ा स्टेटस होता है। आईएएस बनते ही आप समाज के सबसे एलिजिबल बैचलर बन जाते हैं। मैट्रिमोनी वाली मार्केट में ना, शादी बाजार में आपका दहेज का रेट सबसे ज्यादा हो जाता है। ये सारे अट्रैक्शंस हैं। अच्छा, ये सारे अट्रैक्शंस इस नौकरी में से निकाल दीजिए। हराम का पैसा, घूस का पैसा, चोरी चकारी का पैसा कमाने का स्कोप खत्म कर दीजिए। असीमित पावर, है ना, भगवान जैसा खुद को फील कराने वाली जो पावर है वो हटा लीजिए, और मैट्रिमनी बाजार वाली जो मोस्ट एलिजिबल बैचलर वाली जो पावर है वो हटा लीजिए। तो फिर आईएएस की तनख्वाह तो 65-70 हज़ार रुपये होती है जब उनकी नौकरी लगती है शुरू में। तो उस 65-70 हज़ार के लिए सारे, आपको लगता है कि ये सारी दुनिया जो आज पागल हुई है, ये आईएएस की नौकरी के लिए लोग इसी तरह पागल रहेंगे? तो साहब, वो जो असीमित पावर, स्टेटस
और हराम का पैसा कमाने की जो जो संभावनाएं है ना आईएएस में, वो उसको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। देश सेवा के लिए कितने लोग आईएएस में आते हैं? आप ये 3 फैक्टर हटा के देखिए, सबकी देश सेवा जो है ना फुर्र हो जाएगी 1 मिनट में। और सुनिए, पुलिस की नौकरी समाज की सबसे अट्रैक्टिव नौकरी है। अगर छोटे लेवल की नौकरी करनी हो और किसी लड़के को आप 4 नौकरियां दें तो वो कहेगा कि नहीं, सबसे पुलिस का सिपाही बनना। अगर आप एक लड़के को आर्मी में एक सोल्जर बना दीजिए, एक उसको 2 अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए कि तुमको फौज में सिपाही बनाया जाता है या तुमको पुलिस में सिपाही बनाया जाता है, तो वो पुलिस में जाना पसंद करेगा। बहुत से लड़कियों को मैंने सुनता है कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो? आई वांट टू बी ए पुलिस मैन, आई वांट टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, आई वांट टू बिकम ए पुलिस वुमन, मैं पुलिस अफसर बनना चाहती हूँ। मैंने गांव के एक बच्चे को बोला क्या बनना है? बोला हमको पुलिस में भर्ती होना है, पुलिस का सिपाही बनना। तो वो गांव बुंदेलखंड का एक बच्चा था, उससे पूछा गया तुमको क्या बनना है? बोला हम पुलिस में भर्ती होंगे। हर कोई तो पुलिस में जाना चाहता है। आज तक आपने किसी से सुना कि वो होमगार्ड बनना चाहता है? क्यों? पुलिस और होमगार्ड में भी तो तकरीबन मामूली सा नाम का ही अंतर है। वो भी चौराहे पे खड़ा होकर ड्यूटी देता है, पुलिस वाले भी चौराहे पे खड़े होकर ड्यूटी देता है। उसकी भी थाने में पोस्टिंग होती है, पुलिस वाले की भी थाने में पोस्टिंग होती है। पर कोई भी होमगार्ड नहीं बनना चाहता, क्योंकि सिपाही की तुलना में, पुलिस की सिपाही की तुलना में होमगार्ड के पास असीमित पावर्स नहीं होती। वो किसी को भी डंडा नहीं फटकार सकता है, उससे लोग समाज में डरते नहीं है, उसका वो रुतबा नहीं होता है जो एक पुलिस वाले का होता है। इसलिए नोबडी वांट्स टू बिकम अ होमगार्ड, एवरीबडी वांट्स टू बी ए पुलिसमैन। इसी तरह पीएससी में भी कोई नहीं जाना चाहता। अगर आप एक लड़के को एक अपॉइंटमेंट लेटर पीएससी का दीजिए और एक अपॉइंटमेंट लेटर यूपी पुलिस का दीजिए, तो 99.99% लड़के जो हैं वो कहेंगे हम पीएससी, बल्कि 100% पीएससी में नहीं भर्ती होगा, वो पुलिस में भर्ती होगा। तो क्या पुलिस पीएससी में देश सेवा का जज्बा नहीं है क्या? पर नहीं, हराम का पैसा कमाने की जो संभावना पुलिस में है, किसी को भी डंडा फटकार के 10 रुपया 50 रुपया किसी भी ट्रक के ऊपर से डंडा पीट के 100 रुपया ले लेने की संभावना जो पुलिस वाले के पास होती है, जो क्षमता, जो पावर, वो शायद पीएससी वाले के पास नहीं होती ना। इसलिए नोबडी वांट्स टू बिकम अ पीएससी कांस्टेबल। अब कहने की बात यह है, अच्छा जो पढ़ाकू लड़का है वो तो असीमित पावर हासिल करने के लिए आईएएस बन जाता है। जो पढ़ने में तेज है, चाहिए सबको पावर ही, स्टेटस, समाज में इज्जत, चाहे वो झूठी ही हो, नकली ही हो, चाहे उसको प्राप्त करने के लिए किसी 2 कौड़ी के छुट भैये नेता, अनपढ़ गंवार, 1 नंबर के क्रिमिनल नेता के पांव ही क्यों न तलवे चाटने न पड़े, मलाईदार पोस्टिंग के लिए नेताओं के सामने क्या क्या न परोसना पड़ जाए मलाईदार पोस्टिंग के लिए। आपको याद होगा वो एक आईजी साहब थे जो कि मुलायम और अखिलेश के चरणों में बैठे हुए थे सफाई महोत्सव की, वो फोटो याद होगी आप लोगों को, है ना? जबकि ही इज सेड टू बी ए वेरी अपराइट ऑफिसर। हम पांडे आईजी थे यूपी पुलिस के, मतलब पब्लिकली पैरों में बैठे हुए हैं आईजी साहब। तो जो तो बहुत तेज होता है तो वो तो इस असीमित पावर के लिए आईएएस आईपीएस बन जाता है। जो थोड़ा कम होता है वो पुलिस का सिपाही बन जाता है। और जो जिसके बस का कुछ नहीं है वो जानता है कि ना तो मैं आईपीएस बन सकता हूं ना मैं पुलिस का सिपाही बन सकता हूं, फिर भी मुझे समाज में इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, रुआब चाहिए, मुझसे भी लोग डरें,
मैं भी 4 गाड़ियों का काफिला लेके चलूं, मैं एक बार आंख से ऐसे ताक दूं तो लोग डर जाएं, मेरे लिए रास्ता खाली कर दें। तो सबसे आसान तरीका जो गांव के लड़का है उसको जराइम की दुनिया दिखाई देती है। बिना कुछ किए सिर्फ एक पचफेरा ही तो चाहिए, एक कट्टा, बस गांव में इजीली मिल जाता है। तो जिसके बस का कुछ नहीं है वो भी क्रिमिनल बन के जो है ये नकली झूठ, मतलब चाहे कुछ समय के लिए ही उसको वो मिले तो भैया ठीक है, थोड़े दिन वो भी पैसा कमा लेता है हराम का, थोड़े दिन वो भी लोगों से सलाम बुलवा लेता है, वो भी कुछ देर के लिए चाहे साल 2 साल के लिए ही स्टार बन जाता है। सब एवरीबडी इज रनिंग फॉर नेम फेम इजी मनी, हराम का पैसा, बेशुमार दौलत। तो जिसकी जैसी क्षमता होती है, कोई आईएएस बन के ये हासिल करना चाहता है, कोई सिपाही बन के ये हासिल करना चाहता है, और जो बेचारा किसी लायक नहीं है वो क्रिमिनल बन के करना चाहता है। तो तब ये कारण है, क्योंकि इस पेशे से ये सब हासिल करना इन युवाओं को सबसे आसान लगता है। पर इसका हल क्या है? इसका हल मैं बताता हूं आपको। सैदपुर में ना, वो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था ना कि अनिल सिंह बदरू, भतीजा ऑफ श्री त्रिभुवन सिंह, द ग्रैंड सन ऑफ श्री रमपत सिंह मुड़ियार, ये भी छोटे मोटे मरफिया डान हो गए थे सैदपुर के, गाजीपुर के। तो इन्होंने जो है गाजीपुर रोड पे पावर हाउस के सामने एक एजेंसी बना ली थी। गाजीपुर की जो हीरो होंडा की एजेंसी थे उससे वो सब एजेंसी खरीद लेते हैं। तो और वहीं पे उनके 4-5 तो चेला चप्पड़ रहते थे, और ये जो गाजीपुर बनारस रूट पे जो 4-5 तो बस चलवाते थे, उसी का वहीं पर बैठ के, वहीं जब बस रुकती थी तो वहीं कंडक्टर जो है इनको हिसाब पकड़ा देता था, जो पैसा कमाया होता था पकड़ा देता था वहीं से ये। और कोई बस वाला इनकी बात नहीं मानता था तो उसी एजेंसी के सामने रोक के जो है उस बस के ड्राइवर को, कंडक्टर को, खलासी को 4-4 पड़ाका मारते थे। ये अक्सर सामान्य दृश्य था। तो वहां पे इनके 4-5 तो ना चेला चप्पड़ रहते थे, उसी में एक लड़का था। अच्छा, चूंकि हम वहीं बगल में रहते थे, उसके ठीक सामने हमारा स्कूल था और इन सबके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया। तो इन कोई ना कोई जो है स्कूल में आता रहता था, कभी कोई फीस देने आ गया, कभी कोई बच्चों को छोड़ने आ गया, कभी कोई लेने आ गया, कभी कोई बच्चों का टिफिन देने आ गया, ऐसी छोटी छोटी चीजों में तो हमारा इनसे संपर्क था और कायदे से दुआ सलाम होती थी। और हम जो भाई गुरु, हम समाज के गुरु जी लोग थे, है ना, सर जी, तो सर जी की वैसे भी समाज में इज्जत होती है, हम बच्चों को इनके पढ़ाते थे। तो तब वहां पे 4-5 तो मैंने बताया चेला चप्पड़ रहते थे। तो उसमें एक लड़का था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, पर वो आजमगढ़ के कोई पंडित जी थे, और वो बड़ा बड़ा अच्छा, मतलब स्वभाव से बहुत अच्छा, देखने में बहुत अच्छा, बहुत कायदे से बड़ा वेल ड्रेस्ड होके, कोट वोट पहन के, मतलब ही लुक्ड लाइक ए जेंटलमैन, ही नेवर लुक्ड लाइक ए क्रिमिनल। वो कोई गुंडा बदमाश नहीं लगता था। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि वो थाने के स्टाफ के भी सब बच्चे जो है हमारे यहाँ पढ़ते थे। तो एक बार ना थानेदार साहब ने मुझे एक बात बताई, मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने बताया कि हाउ जन फलनवा उनके एजेंसिया पे जन रहा, एक दिन थानेदार साहब ने उस लड़के को, आजमगढ़ वाले पंडित जी को बुलवाया और बोला, बेटा तुम क्यों यहाँ रहते हो इन लोगों के साथ, इन क्रिमिनल्स माफियाओं के साथ? तुम अच्छे घर के लड़के लगते हो बेटा, और तुमको शोभा नहीं देता। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? मतलब बड़े प्यार से उसने, थानेदार ने थाने बुलवा के बैठा के अपने सामने समझाया कि तुम छोड़ दो इन लोगों का साथ, ये गलत लोग हैं, और तुम छोड़ दो, यहां मत रहो। खैर साहब, महीना 2 महीने बाद ये पंडित जी यहां से नहीं हटे। जब नहीं हटे तो थानेदार ने इनको, ये सैदपुर थाने की बात है, इनको फिर बुलवाया
उसने बोला, अरे यार हम तुमको समझाए थे, इतना प्यार से कहे थे, क्या कोई मतलब कुछ गाड़ी फंसी है, कोई बात है, क्यों क्यों यहाँ पड़े हो, तुम मत रहो यहाँ, गलत लोग हैं ये, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पंडित जी को फिर समझ नहीं आया। खैर साहब, उसके बाद फिर पंडित जी मुझे दिखाई देना बंद हो गए। तो साल भर बाद मुझे याद आया, मैंने कहा हाउ पंडित जी ना लौकत हूं आजकल यार। खैर मैंने किसी से पूछा नहीं, ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो पंडित जी मुझे एक बस में आते हुए दिख गए, और अब उनके चेहरे पे वो कांति, वो आभा नहीं थी। पर फिर मैंने कहा, कहाँ आजकल रहत हुआ लौकत ना? वो बोला, आजकल भैया हम घर ही रही। मैंने कहा चला, बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर एक दिन मुझे वो थानेदार साहब मिल गए। मैंने कहा, कहो पंडित जी आजकल ना लौकत हूँ, का मतलब सब ठीक ठाक हो ना? आई वॉज क्यूरियस कि जो पंडित जी यहाँ 2 साल से रह रहे थे, वो अचानक कहाँ गायब हो गए, क्यों हो गए? तो बोले, अरे ना जनतुआ, अरे भैया हम उसको 2 बार समझाए कि अरे यार तुम गलत जगह हो, छोड़ दो इस लाइन को। वो नहीं माना। फिर कहते, फिर हमने उसको एक दिन थाने में बुलाया, पकड़ के, और उल्टा लटका के, जो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है ना, कहते वो मार मारे, वो मार मारे कि सारी जिंदगी याद रखेगा कि पुलिस ने मारा था। और कहते हैं इतना मारे कि 1 महीना तक सीधा होके चल नहीं पाया होगा। और कहता है एक बार पिटाई हुई, पंडित जी तुरंत माफियाओं का अड्डा छोड़ दिया, अपने घर चले गए। आज इज्जत से रोटी खाते हैं, खाते कमाते हैं। तो मैंने थानेदार की तरफ देखा, मैंने कहा भाई साहब आपने तो ये बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा ठीक है, उसको उस दिन की पिटाई बहुत बुरी लगी होगी, पर आपने तो उसकी जिंदगी बचा ली यार। तो कहते यस, कहते हमको ऐसे सैकड़ों, अपने अपने हर थानेदार अपने कार्यकाल में ऐसे हजारों युवाओं की जिंदगी बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, सब लोग, पुलिस बहुत करप्ट होती है, मान लिया हमने, हमारे सिस्टम ने उसको करप्ट बनाया है, परंतु आप किसी भी पुलिस के इंस्पेक्टर से बात करेंगे तो वो आपको ऐसे कम से कम 100 इंस्टेंसेस बताएगा जहां उसने किसी बच्चे को, किसी युवक को का जीवन बर्बाद होने से बचाया, उसको क्राइम की दुनिया में घुसने से बचाया, या गलती से उससे कोई गलती हो गई थी जहां पर अगर उसको जेल भेज दिया जाता तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता, तो वहां उसको उस क्राइम से निकाल के, उसको समझा बुझा के सही रास्ते पे लाने का काम किया। हमारी पुलिस का रिफॉर्म करने का अपना एक तरीका होता है। तो ये जो भी लड़का क्राइम के प्रति आकृष्ट हो, उसको एकदम शुरुआती दौर में अस का पीट दो, मतलब इतना कायदे से मार दो कि फिर सारी जिंदगी उसको याद रहे कि अरे बाप रे बाप, क्रिमिनल्स लोगों के साथ रहूंगा तो वही पिटाई होगी जो उस दिन थाने में हुई थी। तो युवा युवा लोग जब भी गुंडा से आकृष्ट हों, तो चाहे घर वाले और चाहे थाने वाले, अगर बच्चों को ये ट्रीटमेंट दे देना युवाओं को, तो ये 90% समस्या हल हो जाएगी। और फिर जो नहीं मानेगा उसका तो हल एनकाउंटर है ही है। मैं आपको अगले एपिसोड में ऐसे 3-4 ट्रू केसेस बताऊंगा जहां बहुत अच्छे अच्छे घरों के लड़के इसी तरह, मतलब सफारी, सूमो, स्कॉर्पियो में घूमने के लिए, और जगह जगह बढ़िया 3 स्टार 5 स्टार होटलों में रुकने के लिए, और मुर्गा खाने के लाइफ के प्रति आकृष्ट हुए। और फिर भैया जी हो, हैं, बड़का भैया हो, चचा हो, फलाने चचा हमके बहुत मानन, फलाने भैया हमको बहुत मानते हैं, ये कहते कहते उस गैंग में शामिल हुए, और साल 2 साल 3 साल के अंदर कुत्ते की मौत मार दिए गए, और सड़क के किनारे लावारिस पड़ी हुई लाश मिली, और लावारिस खाते में फूंक दिए गए। ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों युवक होंगे। मैं अगले एपिसोड में आपको इन्हीं माफियाओं द्वारा के इन चीजों से आकृष्ट हुए 3-4 युवाओं की कहानी सुनाऊंगा।
और एक अभी 5 मिनट का समय बाकी है इस एपिसोड में, मैं आपको एक बता कि मुख्तार अंसारी ने और ये जितने भी अरजेश सिंह, बरजेश सिंह, फलाने सिंह, ढकाने सिंह ने कितने लोगों को बंदूक इनके हाथ में थमाई होगी या बंदूक चलाना सिखाएगा। सब हमारे यहाँ, हमारे सैदपुर में ना एक और सो कॉल्ड दबंग माफिया, तो मैं उनको नहीं कहूंगा, पर सब दबंग बाबू साहब हुआ करते थे। अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। उनका नाम था बाबू तेजू सिंह। उन्होंने भी अपनी जवानी में वो तेजू काठू सिंह की, उड़ियार के तेजू और काठू सिंह की जोड़ी बहुत मशहूर थी। और शुरू में वो भी थोड़ा सा मनबड़ थे, बड़े बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी थी। वो भी एकदम ठीक मुख्तार की कैटेगरी के उनकी भी पर्सनालिटी थी। शुरुआत में वो भी थोड़ा बहुत जो है, उसके बाद वो बिजनेसमैन हो गए थे। पर चूंकि दबंग आदमी थे तो उनको 4 नाल राइफल लेके चलना पड़ता था, ये उनकी मजबूरी थी। और भौकाल भी भैया, अगर 4 नाल राइफल लेके नहीं चलेंगे ना तो गाजीपुर जिले में भौकाल नहीं बनता, और बिजनेस करने के लिए भौकाल बहुत जरूरी है। तो तब उनका नाम था बाबू तेज बहादुर सिंह, करमपुर गांव के। उनकी संतान नहीं हुई तो किसी ने उनको कहा कि कोई बच्चा गोद ले लो। तो उन्होंने कहा यार क्या जरूरत है, मेरे 5 भाई हैं तो उनके बच्चे भी तो मेरे बच्चे ही हैं ना। तो फिर शायद उनकी पत्नी ने या उनके परिवार में किसी ने कहा कि नहीं, अपना एक बच्चा गोद ले लो। तो उन्होंने एक बात कही कि यार फिर अगर देखो, अगर बच्चा गोद लेना होगा तो फिर हम एक बच्चा गोद नहीं लेंगे, फिर तो हम हजारों बच्चे गोद लेंगे। तो इससे उनका मतलब क्या था ना, वो अपने बचपन में, जवानी में यूपी कॉलेज में पढ़ते थे और हॉकी के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, और हॉकी के शौकीन थे, स्पोर्ट्स के शौकीन थे। गांव के प्रधान थे, बहुत मानिंद आदमी थे, दबंग थे, मनबड़ थे। तो उन्होंने क्या किया था, कुछ सरकारी जमीन पे और कुछ अपनी निजी जमीन पे एक ग्राउंड बना के और अपने पैसे से गांव के बच्चों को संसाधन प्रोवाइड करके, हॉकी स्टिक, बॉल, जूता, मोजा, मतलब यूनिफॉर्म, जो उनकी बच्चों की खेलने की ड्रेस होती है वो प्रोवाइड करा के था, बच्चों को हॉकी खिलाना शुरू किया। ये बात है आज से कम 30-35 साल पुरानी। उन्होंने अपने यहाँ एक हॉकी एकेडमी, मेघवरन हॉकी एकेडमी शुरू की। मैंने कहा ना, मुख्तार अंसारी ने और ब्रजेश सिंह ने जहां हजारों लड़कों के हाथ में राइफलें पकड़ाई और उन्हें गोली चलाना सिखाया, बाबू तेजू सिंह ने हजारों बच्चों को हॉकी से गोल दागना सिखाया। आज अगर आप इतिहास लिखेंगे ना तो ब्रजेश सिंह या त्रिभुवन सिंह या मुख्तार अंसारी या ये जितने माफिया हैं, इनके नाम दर्ज होगा कि इनकी वजह से इन्होंने कितनी हत्याएं की, या इनकी वजह से इनकी गोलगांग के कितने लड़के कुत्ते की मौत मारे गए। पर जिस दिन तेजू सिंह का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो हम लोग, मैं उनसे जुड़ा रहा हूं, मैं उनके सेंटर पे एज ए रेसलिंग कोच, मैंने कुछ दिन काम किया अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। मेरे बच्चों ने उनके सेंटर पे करमपुर में पहलवानी की है। मैंने उनकी पूरी एक्टिविटीज को अपनी आंख से देखा है, और 1-2 दिन नहीं देखा, कई साल देखा है। एक दिन हम लोग बैठ के, उन्होंने उनके उनके टीम के कुछ लोगों ने पूरी लिस्ट बना रही थी कि औड़िहार सैदपुर क्षेत्र के कितने बच्चे स्पोर्ट्स या हॉकी की वजह से नौकरी पाए हैं। तो आज से करीब 10-12 साल पहले यह संख्या 450 से ऊपर थी कि उनकी वजह से 450 बच्चों ने स्पोर्ट्स करना शुरू किया, हॉकी, एथलेटिक्स, रेसलिंग, और अच्छे स्पोर्ट्समैन बने तो उनको सरकारी नौकरियां मिल गई। और ये 15-12 साल पहले ये संख्या 450 थी, जो लोग अब बताते हैं कि 600 से ऊपर है, और अब तो उनके यहाँ बकायदा एस्ट्रोटर्फ लगी हुई। और साहब 600 बच्चे यदि सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो एक सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम वेतन 50,000 रुपया महीना होता है। तो 600 परिवारों में पिछले 25-30 साल से 50,000 रुपया आ रहा है। एक परिवार में अगर एक लड़का नौकरी लग जाता है तो पूरे परिवार ने कई पीढ़ियां बदल जाती हैं। एक लड़का अगर कामयाब हो जाता है जिंदगी में, तो साहब तेजू सिंह के कारण 600 से ज्यादा बच्चे एथलीट्स बने, हॉकी प्लेयर्स बने, और आज एक सम्मान का जीवन जी रहे हैं, और खुद भी जी रहे हैं, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने खानदान को पाल रहे हैं। तो साहब ये फर्क होता है।
अगर आप किसी को बंदूक चलाना सिखाते हैं तो आपकी गिनती हत्यारों में होती है। आज तेजू सिंह जी नहीं रहे, एक बार मैंने उन पर एक पोस्ट लिखी थी, मैंने कहा उनका जो योगदान है इंडियन स्पोर्ट्स में, आज उनके निकाले हुए बच्चे नेशनल ने इंटरनेशनल प्लेयर हैं हॉकी के। अगर कोई लड़का लोकल होगा तो करमपुर का, तो उन तमाम प्लेयर्स के नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग कि वो कौन कौन से लड़के हुए जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, दोस्त हु हैव डन वेरी वेल इन हॉकी। और 600 लोगों को 50,000 रुपया महीना, कितने करोड़ रुपया महीना होता है जरा बताइएगा। तो साहब किसी को कट्टा चलाना सिखाने में, बंदूक राइफल ढवाने में, राइफल चला के किसी की हत्या करना सिखाना, या किसी को हॉकी से गोल करना सिखाना। एक आदमी गोली चला रहा था, एक आदमी गोल करा रहा था, ये अंतर होता है। और दोनों कहने को दबंग थे, दोनों दोनों जो है 2 गाड़ी में 10 नाल राइफल लेके चलते थे, पर एक आदमी ने समाज को बनाने का काम किया और एक आदमी ने समाज को बर्बाद करने का काम किया। तो साहब ये अंतर होता है भावना का। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी नए किस्से कहानी के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।